नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। बीते हफ्ते के रविवारीय विशेषांक में हमने ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच बढ़ी तल्खी पर बात की थी। बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सांसद नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद कैसे अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। तब चीन ने अमेरिका को इस कदम का खामियाजा भुगतने तक की चेतावनी दे डाली थी। चीन चेतावनी तक ही नहीं रुका, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने सैन्य अभ्यास करना शुरू कर दिया और ताइवान के आसपास के इलाके में 11 डोंगफेंग मिसाइलें दागी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मिसाइलों की लैंडिंग ताइवान के आसपास के इलाकों में हुई, लेकिन चीन की इस हरकत ने जापान को भी इस विवाद में लपेट लिया। असल में जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीन के सैन्य अभ्यास की 5 मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में गिरी। वैसे तो अमेरिकी गुट में होने की वजह से जापान से चीन की रस्साकशी कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्वाड देश होने के चलते इस घटना के अलग मायने निकाले जा रहे हैं। लिहाजा इस घटना के बाद चीन ताइवान के इस झगड़े में जापान की चिंताएं भी उभर कर सामने आने लगी। जापानी मीडिया ने चीन के इस सैन्य अभ्यास की खासी आलोचना की है। जापानी मीडिया के मुताबिक चीन की इस हरकतों से ताइवान तो तनाव में है ही, जापान की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब जरा मैप को देखिए, मैप हम भी दिखाएंगे, आप एटलस खोल लीजिए। ताइवान पूर्वी एशिया में उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में पूर्वी और दक्षिण चीन सागर के जंक्शन पर है। यह उत्तर पश्चिम में चीन, उत्तर पूर्व में जापान और दक्षिण में फिलीपींस के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। ऐसा माना जाता है कि जापान का योनागुनी द्वीप ताइवान के सबसे करीब है और ताइवान से इसकी दूरी मात्र 70 मील है। मतलब कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान के इलाके भी इसकी जद में आ सकते हैं। यही कारण है कि जापानी मीडिया ने चीन की हरकतों को लेकर चिंता जताई है। अब सवाल है कि जापान चीन ताइवान तनाव को लेकर इतना चिंतित क्यों है? क्या चीन के हमलों का उसके पास कोई जवाब नहीं है? अगर आपको नहीं पता हो तो ये जानकर आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि जापान जैसे देश के पास ना तो अपनी कोई सेना है, ना ही वह सेना से जुड़े सामान तैयार करता है। ऐसे में इस घटना के बाद माना जा रहा है कि जापान में लोग बढ़ चढ़कर सैन्य निर्माण की मांग कर सकते हैं। इसलिए आज समझेंगे कि जापान के पास उसकी अपनी आर्मी क्यों नहीं है, इसके पीछे की वजहों को जानेंगे। साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि एक क्वाड देश होने के चलते इस इलाके में चीन की हरकतों को किस रूप में देखा जा रहा है। असल में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए सेना रखना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके पास खुद की सेना नहीं है। तुवालू, अंडोरा, कोस्टा रिका, वेटिकन सिटी, आइसलैंड, मॉरिशस, हैती ऐसे ही कुछ देश हैं जिनके पास खुद की सेना नहीं है। ये देश या तो सेना विहीन है या फिर दूसरों देशों की सेना पर निर्भर है। इसी तरह जापान की भी अपनी सेना नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि जापान में सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी नहीं होते। यहाँ की आंतरिक सुरक्षा के लिए जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस है, जो तकनीकी रूप से एक पुलिस बल जैसा एक नागरिक संगठन है। असल में जापान में सुरक्षा एक विभाजनकारी मुद्दा रहा है। देश में सेना हो या ना हो, इस पर लोगों की राय बटी हुई है। जापान के पास अपनी सेना क्यों नहीं है, इस सवाल के तार दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े हुए हैं। उस कहानी पर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन संक्षेप में यह समझिए कि दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान पर परमाणु हमला हुआ तब जापान ने अपनी हार मान ली। लेकिन ऐसा माना जाता है कि युद्ध के दौरान जापान की सेना ने बड़ी बर्बरता पूर्वक तरीके से विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसलिए जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तब तय ये हुआ कि जापान से सेना रखने का अधिकार छीन लिया जाए। इसके लिए अमेरिका ने परमाणु हमले के बाद जापान के साथ रक्षा समझौता किया था। सितंबर 1951 में जापान और अमेरिका के बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसे सैन फ्रांसिस्को संधि के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल अमेरिका के कहने पर जापान ने शांतिवादी संविधान अपनाया और बदले में अमेरिका ने जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत जापान किसी भी देश के साथ अपने विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वह ना तो सेना रख सकता है और ना ही सेना से जुड़े सामान तैयार कर सकता है।
अमेरिका को जापान में अपनी नौसेना का बेस बनाने का अधिकार भी शामिल है। इसमें जापान के ऊपर किया गया हमला अमेरिका के ऊपर किया गया हमला माना जाएगा और अमेरिकी सेना जापान की रक्षा करेगी। यही वजह है कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद ताइवान और जापान में चीनी सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। जिस तरह से अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान से अपनी वापसी की, उससे जापान की चिंता है कि अगर चीन और जापान के बीच टकराव जैसे हालात बनते हैं तो अमेरिका किस हद तक उसकी मदद करेगा। खैर, ये तो बात हो गई चीन की हरकतों को लेकर जापान की चिंताओं की। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जापान क्वाड समूह का देश है, वही क्वाड जिसमें भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। इस समूह का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी वर्चस्व को कम करना है। ऐसे में अगर चीन अपने सैन्य अभ्यास के तहत जापान के इलाकों में मिसाइलें दागता है तो इसका मतलब है कि वो अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों को एक सख्त संदेश देना चाहता है। वो बताना चाहता है कि हिंद प्रशांत इलाके में अमेरिका को लेकर वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि चीन हमेशा ही क्वाड समूह का विरोध करता रहा है। चीन ने क्वाड को हिंद प्रशांत क्षेत्र में नाटो जैसे संगठन का उदय बताया है। ऐसे में चीन और क्वाड के बीच तल्खी तो जाहिर सी बात है। हालांकि नैन्सी पेलोसी की यात्रा के समय जो सियासी भूचाल आया था वो फिलहाल थमता नजर आ रहा है। लेकिन ये सियासत है और सियासी पारा कभी भी चढ़ सकता है, इसलिए इस मुद्दे पर हमारी पैनी नजर है और अगर हमें इसमें कोई खास डेवलपमेंट होता दिखता है तो हम फिर से एक विश्लेषण के साथ हाजिर होंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नोट कर लीजिए आज का सवाल है कि जापान की अपनी सेना ना होने के क्या कारण हैं, इसे लेकर जापान की चिंताएं क्यों बढ़ गई हैं, वर्णन कीजिए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें कार्यक्रम को बेहतर करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करती हैं। इसलिए आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा और इस कार्यक्रम को लेकर आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा।